सभी को नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के तीसरे लेसन की हम चर्चा कर रहे थे और तीसरे लेसन की एक क्लास पहले अपनी हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। लेसन का नाम था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसमें अपन ने सबसे पहले तो वर्चस्व का मतलब देखा था। तो वर्चस्व का मतलब हो गया कि भाई जैसा आप लोग चाहते हो वैसा ही दूसरे लोग करें। इसका मतलब उन लोगों में आपका क्या स्थापित हो गया, वर्चस्व स्थापित हो गया। मतलब आप अपने विचार और कार्यों के अनुसार ही दूसरों को डालना चाहते हो। तो इसी को अपन ने क्या नाम दिया था, वर्चस्व। तो कुछ वर्चस्व के अपन उदाहरण देख रहे थे, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अपन ने देखा, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच अपन ने देखा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अपन ने देखा। फिर अपन चर्चा करेंगे अगला एक और ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। समझना ये क्या था। इराक के बारे में तो आपने सुन ही रखा है। 1990 में, अगस्त 1990 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो हुआ था, उसमें भी अमेरिका ने कुछ देशों का एक गठबंधन बनाकर आक्रमण किया था, किस पर, इराक पर। और इराक से कुवैत को क्या करवा दिया था, आज़ाद करवा दिया था। तो इराक से दुश्मनी तो हो ही गई थी किसकी, अमेरिका की। अब अमेरिका ने आरोप लगाया किस पर, इराक पर। अमेरिका ने इराक पर आरोप क्या लगाया कि तेरे पास जैविक या रासायनिक हथियार हैं। कौन सा आरोप लगा इराक पर, एक वर्ड में मैं कह सकता हूं सामूहिक संहार के हथियार। यह आरोप लगाया अमेरिका ने। किस पर लगाया आरोप, इराक पर। क्या आरोप लगाया कि आपके पास कौन से हथियार हैं, सामूहिक संहार। सामूहिक का तो मतलब होता है पूरा ग्रुप, संहार का मतलब नष्ट, कि भाई पूरे विश्व के ग्रुप को ही नष्ट करने वाले जो हथियार होते हैं ना, उन हथियारों को क्या कहते हैं, सामूहिक संहार के हथियार। इसमें शामिल होते हैं जैविक व रासायनिक हथियार। कौन से हथियार माने जाते हैं, जैविक व रासायनिक हथियार, मतलब बायोलॉजिकल। और ये जो रासायनिक हथियार है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अभी कोरोना वायरस था। क्या कोरोना वायरस से कुछ क्षेत्र के लोग नष्ट हुए क्या, कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों पर दुष्प्रभाव नहीं हुआ कोरोना का, पूरी वैश्विक महामारी थी। अगर कोई ऐसा हथियार बनाए जिसमें कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस हो और उसको किसी देश में फैला दे, इसका मतलब उस देश के लोग बाग तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में आस पास पड़ोस के कई देश चपेट में आ जाएंगे। तो ऐसे हथियारों को कौन से हथियार कहते हैं, सामूहिक संहार के हथियार। तो अमेरिका ने कहा कि भाई आप लोग ऐसे हथियार बना रहे हो। इराक ने कहा कि भाई मैं तो ऐसे कोई हथियार नहीं बना रहा। तो अब जांच पहुंची किसके पास, यूएनओ के पास, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के पास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी एक टीम भेजी इराक में जांच करवाई। जांच के बाद पता चला कि इराक ऐसे कोई हथियार नहीं बना रहा। मतलब यूएनओ ने स्पष्ट कह दिया कि इराक के पास ऐसे कोई हथियार नहीं मिले हमें। लेकिन फिर भी अमेरिका ने यूएनओ की परवाह भी नहीं की। यूएनओ की परवाह किए बिना 40 देशों का एक गठबंधन बनाया और इराक पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और ये जो आक्रमण किया अमेरिका के नेतृत्व में इन 40 देशों ने इराक पे जो आक्रमण किया, उस ऑपरेशन का क्या नाम है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इसके बारे में अपन लिखते हैं पर तो अब समझते जाना, लिखते जाना। पहला पॉइंट, अमेरिका ने इराक पर सामूहिक संहार के हथियार। और सामूहिक संहार के हथियार मतलब क्या हो गया, इसको आप ये भी लिख सकते हो जैविक व रासायनिक हथियार, मतलब बायोलॉजिकल व केमिकल वेपन्स, जैविक व रासायनिक हथियार।
रखने का आरोप लगाया। आगे लिख देना, यूएनओ ने इराक में अपनी टीम भेजकर जांच करवाई। टीम भेजकर जांच करवाई, बाद में अपनी रिपोर्ट, मतलब किसने पेश की ये रिपोर्ट? यूएनओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इराक के पास ऐसे हथियार नहीं हैं। मतलब यूएनओ ने तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन फिर भी यूएनओ की कोई परवाह नहीं की, किसने? अमेरिका ने। तो सेकंड पॉइंट में अपन लिखेंगे ये वाली बात। अमेरिका ने यूएनओ की परवाह है किए बिना 40 देशों का एक गठबंधन बनाया अब इस गठबंधन का नाम भी आप याद रखना चाहो, जिसे क्या कहते हैं? कोएलिशन ऑफ विलिंग्स। अगर आपसे कोई पूछ भी लेना कि इसका मतलब क्या है, तो आप ये बता देना, इस गठबंधन को ही या इस गठजोड़ को ही क्या कहते हैं? कोएलिशन ऑफ विलिंग्स। विलिंग्स का मतलब होता है इच्छा रखना या आकांक्षा रखना। हिंदी में कहेंगे इसे आकांक्षाओं का महाजोट कह दो, चाहे आकांक्षाओं का गठजोड़ कह दो। ये बना लिया है किसने? अमेरिका ने। कोएलिशन ऑफ विलिंग्स कहते हैं। इस गठबंधन ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण किया। लास्ट पॉइंट में लिख देना, इराक के राष्ट्रपति, शायद नाम आपको पता होगा, पहला ऑपरेशन जो अपन ने देखा था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उसमें अपन ने इराक के राष्ट्रपति का नाम भी लिखा था, जिसने ये कहा था कि यह जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। उस राष्ट्रपति का क्या नाम था? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके, मतलब 2003 में गिरफ्तार कर लिया था, फिर 2006 में फांसी की सज़ा दी गई थी। करके फांसी की सज़ा दी गई। ये हो गया कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देखो 4 ऑपरेशन अपन देख चुके हैं। उसके बाद में आगे अपन चर्चा करेंगे अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न रूप। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, बड़ा प्रश्न, अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न रूप, अब देखो अपनी किताब में अमेरिकी वर्चस्व के 3 रूप बता रखे हैं। पहला रूप तो बता रखा है सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व है। सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व है।
अब शायद मुझे जहाँ तक लगता है आपको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि भाई अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया जिसमें अमेरिका की जीत हुई। फिर अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया जिसमें अमेरिका की जीत हुई। फिर अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, उसमें अमेरिका की जीत हुई। मतलब 3 ऑपरेशन तो अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे, एक ऑपरेशन आज इस क्लास में अपन ने देख लिया, उसका नाम है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इन चारों ऑपरेशन के माध्यम से अमेरिका की कौन सी ताकत दिखाई दे रही है? सैनिक ताकत दिखाई दे रही है। तो अगर आपसे बाई चांस ये प्रश्न पूछ लेना कि सैनिक शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व का उल्लेख करो, तो इसमें अपने को अमेरिका के वो 4 ऑपरेशन बताने हैं। पहला तो कौन सा था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, अगस्त 1990 वाली घटना याद करना। दूसरा था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। तीसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और चौथा ऑपरेशन जो आज अपन ने देखा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देखो, अमेरिका ने केवल सैनिक ताकत के बलबूते पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं किया था। अमेरिका ने सैनिक ताकत के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। अमेरिका ने अपनी आर्थिक शक्ति के रूप में वर्चस्व स्थापित किया। अमेरिका ने अपनी संस्कृति के बूते पर वर्चस्व स्थापित किया। तो अमेरिकी वर्चस्व के 3 रूप पढ़ने अपने को। हेडिंग क्या थी? अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न रूप। पहला तो अपन देखेंगे सैनिक शक्ति के रूप में अमेरिका ने कैसे वर्चस्व स्थापित किया। फिर अपन देखेंगे आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिका ने कैसे वर्चस्व स्थापित किया। फिर अपन देखेंगे सांस्कृतिक शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व। तो अगर केवल ये वाला प्रश्न है ना, सैनिक शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व को स्पष्ट करो, तो इन चारों का वर्णन करना है। चारों का वर्णन अपन पहले लिख चुके। तो अमेरिकी वर्चस्व का पहला रूप तो किस शक्ति के रूप में हो गया? सैनिक शक्ति के रूप में। अब अपन बात करें दूसरा वर्चस्व। दूसरे वर्चस्व का क्या तरीका था? तो दूसरा अपनी किताब में दे रखा है ढांचागत शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व। अब इसका मतलब समझना। देखो, ढांचा मतलब होता है बेस, आधार, बेस। और ये अपने को सबको पता है कि आज की जो दुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है पैसों की ताकत। अगर पैसा है तो अपने पास सैनिक ताकत भी स्थापित हो जाएगी, आसानी से कोई जोर नहीं आएगा। अगर पैसा नहीं है तो अपने पास कोई सी भी ताकत नहीं होगी। तो अमेरिका के पास ये शक्ति अर्जित करने का मुख्य जो कारण था ना, उसके पास पैसा था, धन संपदा थी उसके पास। और इसी को अपन कहते हैं कौन सी शक्ति? ढांचागत शक्ति। तो ढांचागत शक्ति को ही अपन कौन सी शक्ति कहते हैं? आर्थिक शक्ति। तो ढांचागत शक्ति कह दो, चाहे कौन सी शक्ति कह सकते हैं अपन? आर्थिक शक्ति। अब सबसे पहले तो अपने को इसका अर्थ बताना है, तो एक लाइन में लिखना, ढांचागत शक्ति का अर्थ है कि विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी या मतलब की वस्तुओं का प्रचलन करना। इसका मतलब समझना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कुछ चीज़ों को बेचते हैं और कुछ चीज़ों को खरीदते हैं। अब अमेरिका के पास ये अक्स कोई सा भी सामान है, अमेरिका के पास ये सामान ज़्यादा बना हुआ है और वाई सामान ज़्यादा बना हुआ है।
अमेरिका के पास जेड सामान बना हुआ नहीं है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सामान कौन सा है? अक्स और वाई। अब अमेरिका क्या करेगा कि भाई विश्व में सबसे ज़्यादा कौन से सामान की बिक्री हो? अक्स और वाई की। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका पूरे विश्व में जेड सामान की ज़्यादा बिक्री हो, क्योंकि जेड सामान अमेरिका के पास क्या है? कम है। तो अगर अमेरिका इसमें सफल हो जाता है कि भाई विश्व की अर्थव्यवस्था में किन चीज़ों का प्रचलन बढ़े? अक्स और वाई का। इसका मतलब अमेरिका ने कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया? ढांचागत शक्ति का। ये मैंने लिखा है ढांचागत शक्ति का अर्थ है कि विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी, मतलब इन चीज़ों की मर्जी थी, अपनी मर्जी या मतलब की वस्तुओं का प्रचलन करना। ये पावर ही, ये शक्ति कौन सी शक्ति कहलाती है? ढांचागत शक्ति। अब ढांचागत शक्ति के कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे विश्व की अर्थव्यवस्था, ये सिंपल से पॉइंट ही है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। विश्व की अर्थव्यवस्था में अकेले अमेरिका का योगदान, अकेले अमेरिका का योगदान 28% है। मतलब आप खुद सोचो ना कि विश्व की अगर 100% अर्थव्यवस्था माने अपन, विश्व में 193 देश यूएनओ के सदस्य, 192 देशों की अर्थव्यवस्था का योगदान तो है 72%, और एक देश की अर्थव्यवस्था का योगदान है कितना? 28%। आप खुद सोच लो, चौथे हिस्से से भी ज़्यादा योगदान अकेला किसका है? अमेरिका का। तो इसका मतलब ढांचागत पावर किसके पास ज़्यादा है? अमेरिका के पास। तो एक उदाहरण तो अपन ये ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण समझना, विश्व में ऐसा कोई सा भी क्षेत्र उठा के देख लो आप, किसी भी क्षेत्र की अगर अपन टॉप 3 कंपनियां देखें, टॉप 3 कंपनियां देखें, पक्का उसमें से एक कंपनी कौन से देश की होगी? अमेरिका की होगी। इसका मतलब आर्थिक शक्ति के रूप में किसने वर्चस्व स्थापित किया? अमेरिका ने। तो दूसरा उदाहरण अपन ये लिखेंगे, विश्व का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ की टॉप ही लिख देते हैं, हिंदी वाला तो क्या लिखे हैं? इसका टॉप कह दो चाहे प्रमुख कह दो। टॉप 3 कंपनियों में एक अमेरिका की जरूर मिलती है। एक अपन आर्थिक शक्ति के रूप में ये उदाहरण दे दिया अपन ने। इसके अलावा बात करें अपन, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, और आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे अपन अमेरिका को मान सकते हैं? जो भी विश्व की प्रमुख आर्थिक संस्थाएं हैं, विश्व की प्रमुख आर्थिक संस्थाएं, अब विश्व की प्रमुख आर्थिक संस्थाओं का मतलब मैंने आपको एक बार बताया था कि भाई अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए और उस देश को ऋण लेना हो, लोन लेना हो, तो वो किससे लेगा? विश्व बैंक से। किससे लेगा? या तो विश्व बैंक से लेगा या फिर किससे लेगा? IMF। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये विश्व की क्या है? प्रमुख आर्थिक संस्था। इसके अलावा अपन बात करें, एक आती है आर्थिक संस्था WTO। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO, वर्ल्ड का मतलब विश्व, ट्रेड का मतलब व्यापार, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। विश्व में जो भी व्यापार होता है ना दो देशों के बीच, तो उस व्यापार के नियम तय करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व व्यापार संगठन। वैश्विक व्यापार के नियम तय करने वाली संस्था विश्व व्यापार संगठन। आदि सभी संस्थाओं में किसका वर्चस्व है? अमेरिका का वर्चस्व है।
मतलब दिमाग में रखना, अपन कौन से वर्चस्व की बात कर रहे हैं, अपन आर्थिक क्षेत्र में या ढांचागत शक्ति के रूप में वर्चस्व की बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखेंगे अपन, अमेरिका की ढांचागत शक्ति का ही एक उदाहरण है MBA। अगर आप MBA के बारे में नहीं समझते हो तो समझना, MBA का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहे, बिजनेस में अपनी मास्टर डिग्री हासिल करना चाहे, जैसे आप लोग अभी 12th में हो, 12th करने के बाद आप MBA करना चाहो तो 3 से 4 साल की एक डिग्री कोर्स होती है MBA के बाद में आप कोई बिजनेस सेक्टर की कोई कंपनी हो, उसमें आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। तो आज ये जो MBA वाली डिग्री है ना, ये MBA की डिग्री शुरू की थी किसने? अमेरिका ने। और आज विश्व की बहुत प्रतिष्ठित, बहुत महत्वपूर्ण डिग्रियों में से एक है। आज विश्व के लगभग हर देश की शिक्षाओं में, हर देश के शिक्षण संस्थानों में कौन सी डिग्री को मान्यता है? MBA को मान्यता है। मतलब अमेरिका ने शुरू की और आज पूरे विश्व में मान्यता है। इसका मतलब एग्जाम्पल किसके वर्चस्व का? अमेरिका की वर्चस्व का। इस कोर्स की शुरुआत अमेरिका ने की थी और आज विश्व के प्रत्येक देश में यह एक प्रतिष्ठित डिग्री है। प्रतिष्ठित डिग्री है। आप अपनी भाषा में ये भी लिख सकते हो कि आज पूरे विश्व में इस डिग्री का महत्व है। जैसा भी आपको सिंपल लगे वैसा लिख देना। तो ये अमेरिका का कौन सा वर्चस्व अपन ने देख लिया? ढांचागत वर्चस्व है। फिर तीसरा वर्चस्व अपन देखें, सांस्कृतिक शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व है। सांस्कृतिक शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व है। पहले तो अपन देखें सांस्कृतिक शक्ति का अर्थ है, सांस्कृतिक शक्ति का अर्थ है सहमति से अपनी बात मनवा लेना। समझना इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका की संस्कृति अलग है, भारत की संस्कृति अलग है। आज जैसे अमेरिका की संस्कृति की अपन बात करें, शराब का चलन उस संस्कृति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ शराब को कोई बुरा भी नहीं माना जाता, जबकि अपने वाली संस्कृति में शराब को एक बेकार वस्तु या गंदा पदार्थ अपन मानते हैं। लेकिन आज भारत में भी शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। शराब को एक शौक के रूप में देखा जा रहा है। कई बार 4 दोस्त बैठते हैं, फिर कहते हैं यार तू दारू नहीं पीता, अरे यार तू भी कौन सी दुनिया का आदमी है। इसका मतलब एक गंदी चीज को भी अपन अपना रहे हैं। सबको पता है कि ये गलत है, इसके कई साइड इफेक्ट हैं, इससे परिवार भी टूटते हैं, समाज में भी अपना नाम खराब होता है, अपने शरीर को भी नुकसान होता है और मानसिक रूप से भी अपन कमजोर होते हैं। इतना गंदा होते हुए भी आज लोग बाग बड़े शान के साथ इसका सेवन करते हैं, विशेष तौर से शहरी क्षेत्र में। तो इसका मतलब वो कौन सी संस्कृति को अपना रहे हैं? अमेरिका वाली संस्कृति को अपना रहे हैं।
अमेरिका ने कहा भी नहीं कि आप हमारी संस्कृति को अपनाओ, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को इतना हाईलाइट कर दिया कि शहरी लोग इस संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। तो बताओ सहमति से अपनी बात मनवाई कि नहीं मनवाई? अमेरिका ने थोड़ी कहा, जबरदस्ती थोड़ी कहा कि आप मेरी बात मानो, मेरी संस्कृति के अपनाओ। और अपन उदाहरण लें, भारत में पहले जींस का प्रचलन नहीं था, और विशेष रूप से नीली जींस, ये केवल और केवल विश्व में कहाँ प्रचलित थी? अमेरिका में। ये उदाहरण अपने किताब में भी दे रखा है, इसलिए एक छोटा सा उदाहरण अपन 2 लाइनों में ये उदाहरण लिखेंगे भी। नीली जींस जो अमेरिकी संस्कृति का प्रतीक थी, आज पूरे देश में इस नीली जींस का प्रभाव है, हर देश में चलन है, अपने भी देश में शौक से पहनते हैं। तो ये किसके वर्चस्व का फल है? अमेरिका की कौन सी वर्चस्व का उदाहरण है? सांस्कृतिक वर्चस्व का उदाहरण है। जैसे अमेरिका में चली नीली जींस आज पूरे विश्व में पसंद की जा रही है। तो ये अमेरिका के कौन से वर्चस्व का उदाहरण है? सांस्कृतिक वर्चस्व या सांस्कृतिक पावर को दर्शाता है अमेरिका की। इसके बाद में देखो, इस लेसन में लगभग इतना बचा है कि लास्ट, इसके बाद में एक क्लास में अपन ये लेसन कंप्लीट कर देंगे। तो अब इसके बाद में मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।